हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुनगुन है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। यही मेरा जन्म स्थान है। मेरे पापा कपड़ा सिलाई का काम करते हैं। मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे पापा वहाँ के सीनियर हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पापा इतने रुपए कमा लेते हैं कि घर का खर्च अच्छे से चल जाता है। मैं पास के ही स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। मेरा अभी 12th चल रहा है। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनकी लाडली इकलौती बेटी हूँ। मेरा ना कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझ पर जान बरसते हैं। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रह रही है। मेरी मम्मी को आज बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। मैं अपनी मम्मी के सर में बाम लगाती हूँ, लेकिन मम्मी को फिर भी राहत नहीं मिलती है। मैंने मम्मी से कहा तुम डॉक्टर को दिखा लो। तुमने मुझसे कह रही थी तुम्हारे पापा जब शाम को आ जाएंगे तब मैं उनको सारी प्रॉब्लम बताऊंगी, तभी वह डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाएंगे। अकेले कहाँ जाएं कहाँ नहीं मुझे कुछ पता भी नहीं है। जब शाम को मेरे पापा काम पर से घर लौटते हैं तब मेरी मम्मी पापा को सारी समस्या बताती है। मेरे पापा मम्मी को तुरंत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं अब घर पर अकेली थी। मुझे अकेले घर पर बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं पहले अकेले कभी नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर की बात थी, मेरी मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। मेरे 12th के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी पापा घर आ जाते हैं। मेरी मम्मी पापा डॉक्टर के पास तो सही स्थिति में गए थे, लेकिन जब डॉक्टर के पास से घर लौटे तो मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत रो रहे थे। मैं मम्मी पापा को रोते हुए देखकर मैं भी रोने लगती हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मम्मी पापा रो क्यों रहे हैं। मेरे मम्मी पापा रो रहे थे, इसलिए मेरे भी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा तुम लोग रो क्यों रहे हो। मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं थे। मैं बार बार अपने मम्मी पापा से सवाल कर रही थी कि तुम लोग रो क्यों रहे हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं बताते हैं रोने का कारण। मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा अच्छा डॉक्टर ने क्या बताया है, मम्मी को क्या दिक्कत है। तो पापा मुझसे कहने लगे डॉक्टर ने बताया है कि सर दर्द है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना कहते ही मेरे पापा फिर से रोने लगते हैं। मैं समझ गई थी कि पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे मम्मी को समस्या कुछ और है, लेकिन पापा मुझे बात नहीं रहे हैं। मैंने पापा से कहा तुम झूठ मुझसे बोल रहे हो, तुम सच मुझे नहीं बता रहे हो, बात कुछ और ही है। मेरे पापा मुझसे कहने लगे अरे बात कोई नहीं है, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तुम पढ़ाई करो जाकर। तो मैं पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में चली जाती हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। मुझे बार बार वही याद आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा रो क्यों रहे थे। लेकिन मैंने मम्मी पापा से पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मुझे बताया ऐसा क्यों। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे कुछ दिनों से एग्जाम चल रहे हैं और कल लास्ट एग्जाम है। जब कल होता है तो मैं स्कूल गई हुई थी एग्जाम देने के लिए। स्कूल में एग्जाम देकर मैं घर लौट आई हूँ। ये लास्ट एग्जाम था, इसलिए मेरे टीचरों ने हम लोगों की छुट्टी कर दी है। मैं जब स्कूल से घर आता हूँ तब देखी हूँ मेरे पापा आज काम पर नहीं गए हुए हैं। मेरे पापा से कहा आज तुम कहाँ पर नहीं गए, क्या बात है। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगी तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। तुम्हारी मम्मी की जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं फिर से काम पर जाने लगूंगा। तुम्हारी मम्मी घर पर अकेली थी और तुम भी एग्जाम देने के लिए गई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं काम पर ना जाऊं, इसीलिए मैं काम पर आज नहीं गया। मेरे पापा कभी भी छुट्टी नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं आज पापा ने कैसे छुट्टी ले ली। मैंने सोचा मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए शायद पापा काम पर नहीं गए हैं। मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारी तो स्कूल की छुट्टियां हो गई होगी। मम्मी पापा से कहा हाँ आज मेरी छुट्टियां हो गई है, आज से मेरा स्कूल जाना बंद, क्योंकि मेरा 12th कंप्लीट हो गया है। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे तुम खाना बनाना सीख लो, क्योंकि तुम अब स्कूल भी नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। तो तुम खाना के बनाना सीख लगी तो तुम मम्मी को थोड़ा रेस्ट दे सकोगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी घर का सारा काम कर करके थक जाती है। तो मैंने कहा हाँ अब मैं खाना बनाना सीख लूँगी।
तो मेरे पापा मुझसे कहने लगते हैं, आज का खाना तुम बनोगी। मैंने पापा से कहा, मैंने आज तक खाना तो बनाया नहीं है, तो मैं अकेले खाना कैसे बना पाऊंगी। मैं आज पहली बार किचन में खाना बना रही थी। मुझे किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कौन से सामान कहाँ पर रखी है, और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता था। मैंने अपने पापा से कहा, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं खाना बनाया है। अगर 1-2 बार पहले बनाया होता तो शायद बना लेती, लेकिन मम्मी ने मुझे पहले खाना बनाना सिखाया ही नहीं। मेरी मम्मी अकेले ही घर पर खाना बनाया करती थी। मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं था कि मैं खाना बनाऊं। मैंने पहले भी कई बार मम्मी से कहा कि मुझे खाना बनाना सिखा दो, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि जब मैं हूं तो तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। मेरे पापा मुझसे कहने लगे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो खाना बनाने को, मैं अभी जा रहा हूं और बाहर से खाना लेकर के आऊँगा। तो मैंने अपना सर हिला दिया, हाँ खाना बाहर से ही ले आओ। तो पापा बाहर जाते हैं और खाना लेकर के आ जाते हैं। मेरे पापा की एक हाथ में खाना था और दूसरे हाथों में कुछ दवाइयाँ थी। मैंने पापा से कहा, ये दवाइयाँ कैसी हैं? तो पापा मुझसे कहने लगे, ये दवाइयाँ तुम्हें मम्मी की है। रेखा, अच्छा ठीक है। धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख रही थी। दिन पर दिन मम्मी की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। मेरे पापा और मैं और भी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस हो रही थी। एक दिन मेरे पापा अपने काम पर गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। मम्मी की बहुत तेज तेज सांस चलने लगते हैं। मैंने मम्मी से कहा, क्या हुआ मम्मी? तो मम्मी कुछ भी बोल नहीं रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था कि यह क्या हो गया। मैंने तुरंत ही अपने पापा को फ़ोन लगाकर बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। तो पापा कहने लगी, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मैं मम्मी को देखकर रोने लगती हूँ तो मम्मी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनके होंठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब मम्मी तेज तेज रोने लगते हैं तो मैं भी बहुत तेज तेज रोने लगती हूँ। मैंने पापा के पास फ़ोन कर दिया था, पापा आने वाले ही होंगे। मैं पापा का वेट कर रही थी कि पापा जल्दी है और मम्मी को कहीं अच्छी जगह हॉस्पिटल में दिखाएं जाकर। मैं पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पापा अभी तक आए नहीं थे। मम्मी अचानक से रोना बंद कर देती है और वह पहले चिल्ला रही थी, लेकिन अब चिल्लाना भी बंद कर देती है। मैं मम्मी को बार बार हिला रही थी, लेकिन मम्मी अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन घर पर कोई नहीं था मुझे छुपाने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे पापा घर पर आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, मम्मी अब पता नहीं क्यों बोल नहीं रही है और ना ही रो रही है। पापा जब मम्मी के पास आते हैं और उन्हें टच करके देखते हैं तो पापा रोने लगते हैं। मैं समझ गई थी कि मम्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई है। मैंने पापा से कहा, क्या हुआ मम्मी को बताओ मुझे भी, लेकिन पापा मुझे कुछ भी नहीं बता रहे थे और पापा रोते ही जा रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे मम्मी को गुजरे हुए लगभग 10 दिन हो जाते हैं। मेरे पापा अब बहुत खोए खोए रहने लगे थे। मेरे पापा रोज काम पर जाते थे और मैं घर पर रहती थी, लेकिन पापा अब पहले जैसे काम भी नहीं करते थे। मेरे पापा बाहर से ही खाना ले आते थे, क्योंकि मैं खाना बना नहीं पाती थी। मेरे पापा पहले बहुत हंसते और बोलते थे, और जब से मम्मी गई है हम लोगों को छोड़कर, तब से पापा ना किसी से ज़्यादा बोलते हैं और ना ही अब हंसते हैं। पापा की हंसी तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। अब घर पर मैं और पापा ही रहा करते थे, पहले मम्मी थी, लेकिन अब मम्मी तो है नहीं, तो घर पर मुझे ही अकेला रहना पड़ रहा था। पापा शाम को आते थे, लेकिन दिन भर मैं अकेली ही रहती थी। मुझे साफ होने का काफ़ी इंतजार रहता था, क्योंकि पूरा दिन में बोर हो जाती थी अकेले। और जब शाम होती थी तब पापा मेरे घर आते थे, तब मुझे बहुत खुशी होती थी। एक दिन मेरे पापा काम पर जाते हैं और शाम होती है तो मेरे पापा घर नहीं लौटते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था पापा इस टाइम तक तो मेरे पापा घर आ जाते थे, लेकिन आज मेरे पापा घर नहीं आए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। धीरे धीरे करके लगभग 1 घंटा और भी जाता है, मेरी घबराहट और बढ़ने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। मैंने पापा के पास बहुत बार कॉल की, लेकिन पापा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे पापा की बहुत टेंशन हो रही थी। धीरे धीरे करके काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन पापा घर नहीं आए थे अब तक। मैंने सोचा मुझे ही बाहर चल के देखना चाहिए कि पापा अभी तक घर आए क्यों नहीं। पापा जहाँ काम करते थे मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर था।
मैं पैदल ही 3 किलोमीटर चल देती हूँ। वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे पापा तो काफ़ी टाइम हो गए यहाँ से गए हुए। ये बात मुझे वहाँ की एक बूढ़े दादा ने बताई थी। वह बूढ़े दादा मेरे पापा के पास ही काम करते थे, लेकिन बूढ़े दादा वहीं रहते थे, मेरे पापा घर लौट आते थे। बूढ़े दादा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह वही खाना पीना खाकर के लेट जाते थे। जहाँ मेरे पापा काम करते थे वहाँ बहुत लोग काम करते थे और सब लोग सिलाई का ही काम करते थे, लेकिन मेरे पापा वहाँ के सब सीनियर थे और बूढ़े दादा वहाँ के जूनियर थे और भी कुछ लोग काम करते थे जो बूढ़े दादा के नीचे आते थे। बूढ़े दादा ही मुझे बता रहे थे कि उन्हें घर गए हुए तो लगभग 2 घंटा हो गए हैं और अब तक तो उन्हें घर पहुँच जाना चाहिए था। मैंने बूढ़े दादा से कहा लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुँचे हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है अपने पापा की। तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे तुम टेंशन न लो, मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ। बूढ़े दादा ने इधर उधर कॉल की लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे पापा गए तो गए कहाँ हैं। मैंने पूरी रात अपने पापा को इधर उधर ढूंढा लेकिन मेरे पापा मुझे नहीं मिलते हैं कहीं भी। धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन भी जाते हैं लेकिन मेरे पापा इन 10 दिनों में कोई खबर नहीं मिली थी। लगभग 12 दिन भी जाने के बाद मेरे फ़ोन पर पुलिस वालों का फ़ोन आता है। बोलो मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी में उनकी डेड बॉडी मिली है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मुझे पुलिस वालों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले मुझसे कह रहे थे तुम जल्दी ही कंपनी में आ जाओ, कुछ बातें करनी है। मैं तुरंत ही उसे कंपनी में दौड़ती हुई चली जाती है। वहाँ मैं देखती हूँ तो मेरे पापा सच में मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरे पापा की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैं उसे डेड बॉडी को देखकर बहुत तेज चिल्लाकर रोने लगती हूँ। मुझे कुछ पुलिस लेडी संभाल रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। जितने भी काम करने वाले युवक थे तब वहाँ पर थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस वाले मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे पापा की डेड बॉडी मुझे इसी कंपनी में मिली है, शायद तुम्हारे पापा का खून किया गया है। पुलिस वाले जानबीन और जांच कर रहे थे। मेरे पापा ने किसी के साथ कभी गलत किया भी नहीं था, तो मेरे पापा के साथ किसने ये सब कर डाला। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं रो रो कर बार बार बेहोश हो रही थी। अब मैं अकेली हो गई थी। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं था। मेरी इस दुनिया में पापा ही थी मम्मी के जाने के बाद, लेकिन अब तो मेरे पापा ही मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे कंपनी के मालिक को भी बुलाया जाता है। पुलिस वाले उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी सबूत नहीं निकल पा रहे थे कि मेरे पापा का खून किसने किया और आखिरकार मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पापा के साथ उसने ये सब किया। पुलिस वाले मुझसे कह रहे थे तुम्हारे घर में कोई और भी है। तो मैं पुलिस वालों से कहा मेरे घर में क्या, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं बिल्कुल भी अकेली पड़ गई हूँ। मेरे इस दुनिया में मम्मी पापा ही थे। मेरी मम्मी तो काफ़ी दिन हो गए मुझे छोड़कर गए हुए, लेकिन अब मेरे पापा ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं कैसे जी पाऊंगी अकेली। मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मैं इस ज़िंदगी से अच्छा तो मौत ही आ जाए मुझे। तो पुलिस वाले मुझे समझते हैं कि तुम्हें जीना है अपने मम्मी पापा के लिए, और तुम्हारे पापा को जिसने भी मारा है उसको तुम्हें सज़ा भी दिलानी है, तभी तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस वाले ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले उसे कंपनी के मालिक से कहते हैं कि यह यहाँ का सीनियर था, तो तुम्हें इसकी बेटी को अब सीनियरी बनाना होगा। तो कंपनी का मालिक कहता है ठीक है, मैं इनको सीनियर बना दूंगा, क्योंकि इनके पापा सीनियर थे। मुझे कंपनी के मालिक ने वहाँ का सीनियर बना दिया था। मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वाले छानबीन तो कर रहे थे लेकिन कुछ सबूत नहीं मिल रहे थे। मुझे भी जानना था कि मेरे पापा के साथ यह सब किसने किया। मैं उसे व्यक्ति को सजा दिलाना चाहती थी जो मेरे पापा के साथ ये दुष्कर्म किया है। पुलिस वालों ने मुझे समझा दिया था कि तुम इस कंपनी में कम करो, और पुलिस वालों ने मुझे ये भी बताया था कि इन लोगों में से ही किसी ने तुम्हारे पापा को मारा है, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि किसने मारा है। ये पता तुम ही कर पाओगी, इसलिए तुम्हें यहाँ काम करना होगा। तुम्हें इन लोगों पर नज़र रखनी होगी और उनकी बातों पर नोटिस करना होगा। तुम ही अपने पापा के कातिल को पकड़ सकती हो। पुलिस वालों ने मुझे कंपनी में इसीलिए लगवाया था ताकि कातिल पकड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में एक भी सबूत नहीं लग रहा था। उसका दिल ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था।
कि जिससे पता चल सके कि मेरे पापा का खून किसने किया। मैं अब रोज घर से उसे कंपनी में काम करने आने लगी। धीरे धीरे करके मुझे सब लोगों के नाम पता चल जाते हैं और मुझे वहाँ का काम भी सारा समझ आ जाता है। बूढ़े दादा जो थे वह मुझसे जूनियर थे। मैं जब बूढ़े दादा से अपने पापा के बारे में पूछने आई थी कि मेरे पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे थे कि वह तो 2 घंटे हो गए उन्हें यहाँ से गए हुए। और बूढ़े दादा मुझे पहले तो बहुत प्यार से बातें किया करते थे, लेकिन जब से मैं काम पर आने लगी हूँ तब से वह मुझे ठीक से बात नहीं करते थे। मुझे तो बूढ़े दादा पर शक हो रहा था, लेकिन बूढ़े दादा है ये सब क्यों कर सकते हैं। मुझे शक तो होता था लेकिन मैं शक नहीं करती थी, क्योंकि वह इतने बूढ़े थे। आखिरकार वह क्यों मेरे पापा को मारना चाहेंगे। एक दिन मैं मशीन पर बैठी हुई थी और काम कर रही थी, तभी बूढ़े दादा पीछे से आते हैं और मुझे धक्का दे देते हैं। मैंने बूढ़े दादा से कहा मुझे धक्का क्यों दिया, तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे वह मुझे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया। तो मैं बूढ़े दादा से कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वह मशीन इतनी बड़ी थी कि अगर मैं गिर जाती तो वहीं पर मेरी कहानी खत्म हो जाती है। बूढ़े दादा आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लगे थे। मैं भी बूढ़े दादा से बहुत अच्छे से प्यार से बातें करने लगी थी। मुझे उनके बुढ़ेपन में अपना सा नजर आने लगा था। शाम होते ही मैं घर चली जाती थी, लेकिन बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे कि तुम आज घर न जाओ, वैसे भी तुम घर जाकर के अकेले ही रहती हो, यहाँ तुम हमारे साथ रहो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी तुम खाना तो बना नहीं पाती हो, खाना तो खरीद के ही लाती होगी। तो खाना जब खरीद के लाती हो तो मैं आज खरीद करके तुम्हें खाना दे दूंगा और तुम यहीं रुक जाओ, और आज काम भी ज़्यादा है तो सारा काम करके यहीं सो जाओ। तो मैं बूढ़े दादा से कहा अच्छा ठीक है, मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। मैं आज कंपनी में ही रुक गई थी। बूढ़े दादा मुझे खाना ला कर देते हैं। उसे कंपनी में कैमरे लग गए थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। उसे कंपनी के मालिक को पता थी और पुलिस वालों को पता थी और मुझे पता थी कि इस कंपनी में कैमरे लग गए हैं। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को दिखाई नहीं देते थे। वह कैमरे जगह जगह पर लगे हुए थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। बूढ़े दादा जब मेरे लिए खाना ला कर के देते हैं मुझे, तो मैं उसे खाने को खाने ही वाली थी कि मुझे याद आता है कि मैं बूढ़े दादा से तो पूछा ही नहीं खाना खाने को। तो मैं तुरंत ही बूढ़े दादा से कहने लगती हूँ आ जाओ तुम भी खा लो आ करके, क्योंकि तुम्हें भी भूख लगी होगी। तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगते हैं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाहर से खाना खा कर के आया हूँ, तुम खाना खा लो। रात काफ़ी हो गई थी, सारे काम करने वाले सो गए थे। इस कंपनी में सिर्फ मैं और बूढ़े दादा ही जागे हुए थे। बूढ़े दादा अभी काम कर रहे थे। मैं खाना को निकलती हूँ और खाना खाने लगती हूँ। मैं खाना जब खा लेती हूँ उसके लगभग 10 मिनट बाद मेरा सर चक्कर आने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब गोल गोल घूम रहा है। मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं। मैंने बूढ़े दादा से कहा मैं सोने जा रही हूँ, तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे ठीक है तुम सो जाओ। मेरा सर इधर उधर बहुत घूम रहा था। मैं पता नहीं कब सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। मेरी सो जाने के बाद जब मैं उठती हूँ तब वहाँ पर पुलिस होती है और बूढ़े दादा को पुलिस बहुत मार रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले बूढ़े दादा को क्यों मार रहे हैं। मैं पुलिस वालों से पूछा तुम बूढ़े दादा को क्यों मार रहे हो, तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं यही तुम्हारे पापा का कातिल है और रात को इसने तुम्हें खाने में दवाएं मिलाई थी ताकि तुम सो जाओ। उसके बाद इसने कुछ लोगों को बाहर से बुलाया और तुम्हें मरने की कोशिश की, लेकिन कैमरे से सब दिख रहा था तो हम लोगों ने तुरंत ही धावा बोल दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सकी। ये तुम्हें मार देना चाहता था। पुलिस वाले से पूछा लेकिन यह मुझे मारना क्यों चाहता था, तो पुलिस वाले मुझसे कहने लगे पता नहीं क्यों तुम्हें मारना चाहता था, ये बात हम लोगों को भी नहीं पता है। तो पुलिस वाले बूढ़े दादा से पूछने लगते हैं कि क्यों मारना चाहते थे इस। तो बूढ़े दादा पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मैं जूनियर ही हूँ, और इसके पापा इतने कम उम्र के थे उनको सीनियर बना दिया गया, लेकिन कंपनी के मालिक को मुझे सीनियर ही बनाना था। मैं जानता था कि अगर इसके पापा को मैं मार दूंगा तो मैं सीनियर बन जाऊंगा, लेकिन मार देने के बाद भी मैं सीनियर नहीं बन पाया। उसके बाद तुम सीनियर बन गई, इसलिए मैं तुम्हें बीमार देना चाहता था ताकि मैं सीनियर बन सकूं। पुलिस वाले उसे बूढ़े दादा को वहीं पर बहुत मारते हैं। सारे राज खुल गए थे, सबको पता चल गया था कि बूढ़े दादा ने ही मेरे पापा को मरवाया था।
मुझे तो पहले भी बूढ़े दादा पर शक हो रहा था, क्योंकि जब मैं पापा के बारे में पूछने आई थी सबसे पहले तो बूढ़े दादा मुझसे कहने लगे, वह तो 2 घंटे पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मेरे पापा घर नहीं गए हुए थे, तो मतलब बूढ़े दादा ने हमसे झूठ बोला था। मुझे शक तो होता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि बूढ़े दादा ये सब कर सकते हैं, इसलिए मैं बूढ़े दादा पर शक नहीं करती थी। एक दिन बूढ़े दादा ने मुझे धक्का भी दिया था, और मैं मशीन पर गिरते हुए बच्ची भी थी। अगर मैं उसी दिन मशीन पर गिर जाती तो मेरी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि बूढ़े दादा मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं बूढ़े दादा पर शक नहीं किया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। अगर मैं उसी दिन बूढ़े दादा पर संदेह कर लिया होता तो अब तक बूढ़े दादा को सजा भी मिल गई होती। लेकिन चलो ठीक ही हुआ जो हुआ, आखिरकार मुझे पता तो चल गया कि मेरे पापा का खून किसने किया। मैं पुलिस वालों से कहा कि इस बूढ़े व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पापा को जान से मार दिया और मुझे करने की कोशिश की। तो पुलिस वाले मुझसे कहने लगी, हाँ इसे जरूर यह सजा मिलेगी। पुलिस वाले उसे बूढ़े दादा को जेल में डाल देते हैं। बूढ़े दादा को कुछ ही दिनों बाद फांसी मिल जाती है, और मुझे अब शांति मिल गई थी, क्योंकि मेरे पापा के कातिल को मैंने सजा दिला दी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। कोई काम के खातिर किसी का खून कर सकता है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था। लेकिन आज की दुनिया में सब होता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है, जैसा कि बूढ़े दादा के साथ हुआ। कभी किसी का बुरा ना सोचो। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम खुद सीनियर बन जाओगे। अगर बूढ़े दादा के अंदर काबिलियत होती तो वह सीनियर जरूर बनते, लेकिन काबिलियत तो मेरे पापा के अंदर थी, इसलिए वह सीनियर बन गए। लेकिन बूढ़े दादा को उनके किए की सजा मिली, और ऐसे लोगों की फांसी ही मिलनी चाहिए, जैसा कि बूढ़े दादा को मिली। मैं अभी वही काम कर रही हूँ, और मैं वहाँ की सीनियर हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। जो मेरे पापा काम करते थे मैं वही काम कर रही हूँ। जैसे मेरे पापा अच्छे और ईमानदारी से काम करते थे, वैसे ही मैं भी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। अब मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं तो पहले जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे समझाया और मैं समझ गई, और अब मैं आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।